इतिहास की कुछ तारीखें सिर्फ कैलेंडर पर नहीं होते, वो हमारी यादों पर छप जाती हैं। एक गोली चली और एक देश का भविष्य हमेशा के लिए बदल गया। क्या वो सिर्फ एक हत्या थी या एक ऐसी साजिश की परतें आज भी खुल रही हैं? 31 अक्टूबर 1984। आज हम 31 अक्टूबर 1984 की उस सुबह की गहराई में उतरेंगे जिसने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। बिल्कुल, हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो सिर्फ ये नहीं बताते कि क्या हुआ, बल्कि ये भी कि उसके बाद संसद के अंदर और सड़कों पर क्या तूफान आया। बिल्कुल, हमारे पास 3 तरह के स्रोत हैं। एक जो हमें उस दिन की एक साफ समय रेखा देता है। ठीक है। दूसरा हमें संसद के अंदर ले जाता है जहां हत्या के बाद का सियासी घमासान मचा हुआ था। और तीसरा हमें उस घटना के सबसे दर्दनाक पहलू पर ले जाता है, वो हिंसा और न्याय के लिए 40 साल का लंबा इंतजार। तो चलिए इन सबको जोड़कर उस पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। शुरू करते हैं सीधे उस दिन से, 31 अक्टूबर 1984 सुबह का वक्त। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का सरकारी आवास जो हुआ वो जितना चौंकाने वाला था उतना ही एक तरह से त्रासद भी। त्रासद इसलिए क्योंकि उन्हें गोली मारने वाले उनके अपने ही सुरक्षा कर्मी थे। हाँ, उनके 2 सिख बॉडीगार्ड्स सतवंत सिंह और बेअंत सिंह। और देखिए, हमारे सोर्स में जो जानकारी है वो इसे और भी ज्यादा दुखद बना देती है। क्या? जून 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। उसके बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो ने सलाह दी थी कि सिख सुरक्षा कर्मियों को उनकी सुरक्षा टीम से हटा दिया जाए। लेकिन श्रीमती गांधी ने खुद इस फैसले को पलट दिया था। हाँ, उन्होंने जोर देकर कहा कि उनके गार्ड्स को वापस लाया जाए, खासकर बेअंत सिंह को, जिन पर वो बहुत भरोसा करती थी। वो शायद ये संदेश देना चाहती थी कि उन्हें अपने सिख नागरिकों पर पूरा भरोसा है। बिल्कुल, और हमारे दस्तावेज ये भी बताते हैं कि उस सुबह उन्होंने अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं पहनी थी। क्यों? क्योंकि उन्हें एक टीवी इंटरव्यू देना था। ये छोटी छोटी बातें मिलकर एक बहुत बड़ी त्रासदी का शक्ल ले लेती हैं। और इस पूरी घटना को समझने के लिए, जैसा आपने कहा, ऑपरेशन ब्लू स्टार के संदर्भ को समझना जरूरी है, बेहद जरूरी। जून 1984 में भारतीय सेना को स्वर्ण मंदिर परिसर से जरनैल सिंह भिंडराने वाले और उनके हथियारबंद समर्थकों को निकालने का आदेश मिला था। और उस ऑपरेशन में अकाल तख्त को भारी नुकसान पहुंचा था। बहुत भारी नुकसान। सिख रेफरेंस लाइब्रेरी जल गई, कई तीर्थयात्रियों की भी जाने गईं। इस एक घटना ने सिख समुदाय के एक बहुत बड़े हिस्से में एक गहरे गुस्से और अपमान की भावना भर दी थी। और यही गुस्सा उनकी हत्या का मुख्य कारण बना। हाँ, और ये गुस्सा सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित नहीं था, ये एक सामूहिक भावना बन गया था। इसका अंदाजा हमें 5 साल बाद संसद में हुई बहसों से लगता है। हाँ, और यहीं से कहानी और भी ज्यादा पेचीदा हो जाती है। अब हम चलते हैं संसद के गलियारों में। तारीख है 4 अप्रैल 1989। ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट पर बहस चल रही है और माहौल में जबरदस्त तनाव है। हमारे पास जो उस बहस के अंश हैं, उन्हें पढ़कर लगता है जैसे वो शोर आज भी गूंज रहा है। क्या था उस बहस में ऐसा? एक सदस्य एक पुरानी, आप कह सकती हैं, भविष्यवाणी का जिक्र करते हैं और वो संसद में कह रहे हैं, सिख इतिहास देख लीजिए, जिसने भी उनके पवित्र स्थान को छुआ है वो कभी जिंदा नहीं बचा। बाप रे, ये सब संसद में कहा जा रहा था? हाँ, वो आगे कहते हैं, कुछ ही दिनों में आपको खबर मिलेगी कि श्रीमती गांधी और उनके परिवार का सिर कलम कर दिया गया है। ये दिखाता है कि ये मामला अब सिर्फ एक कानूनी केस नहीं था, ये एक भावनात्मक और राजनीतिक तूफान बन चुका था। और इस तूफान के केंद्र में थी ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट। हाँ, और उस रिपोर्ट ने तो जैसे आग में घी डाल दिया था। रिपोर्ट में एक लाइन थी जिसने सब कुछ बदल दिया। The needle of suspicion points towards R.K. धवन। शक की सुई R.K. धवन की तरफ इशारा करती है। 1 मिनट, R.K. धवन तो उस वक्त प्रधानमंत्री के स्पेशल असिस्टेंट थे, उनके सबसे करीबी लोगों में से एक। बिल्कुल, और देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी प्रधानमंत्री के सबसे करीबी सहयोगी पर ही शक की उंगली उठा रही थी। तो इसका क्या असर हुआ संसद में? हंगामा तो हुआ ही होगा। जबरदस्त हंगामा। विपक्ष ने सरकार को घेर लिया, लेकिन सत्ता पक्ष के कई सदस्यों ने इसे सत्य की सबसे बड़ी हत्या और न्यायिक औचित्य की हत्या तक कह दिया। उनका मानना था कि धवन को फंसाया जा रहा है। हाँ, कि उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। हमारे पास जो दस्तावेज हैं, उनमें सदस्यों के बीच की तीखी नोकझोंक साफ दिखती है। भजन लाल और चिमन भाई मेहता इस बात पर लड़ रहे थे कि रिपोर्ट आखिर लीक कैसे हुई। और मुझे जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये कि इस बहस के बीच में बोफोर्स का जिक्र भी आ जाता है। बोफोर्स का? ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट को मुद्दा बना लिया।
मतलब देश की प्रधानमंत्री की हत्या जैसी गंभीर बहस में भी दूसरी राजनीतिक लड़ाइयां चल रही थीं। ये उस दौर के गहरे राजनीतिक विभाजन को दिखाता है। उस समय के सांसद थे आनंद शर्मा। उन्होंने अपने भाषण में एक बहुत तीखी बात कही थी जो हमारे सोर्स में दर्ज है। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा, जिन लोगों ने इंदिरा जी के जीवन काल में कभी उनके प्रति सम्मान नहीं दिखाया, वही आज उनके लिए बनावटी चिंता और सहानुभूति दिखा रहे हैं। ये तो सीधा सीधा विपक्ष पर। हाँ, उन्होंने विपक्ष पर इस राष्ट्रीय त्रासदी से राजनीतिक लाभ उठाने का आरोप लगाया। तो एक तरफ घर की ही भेदी पर शक था, दूसरी तरफ विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप, और इन सब के बीच एक बड़ी साजिश का एंगल भी था, है ना? हाँ, और ये बहुत अहम है। आनंद शर्मा ने अपने भाषण में सिर्फ विपक्ष पर ही निशाना नहीं साधा, उन्होंने पाकिस्तान की तरफ भी उंगली उठाई। अच्छा, उन्होंने जनरल जियाउल हक के शासन का जिक्र करते हुए कहा कि सीमा पार से एक शत्रुतापूर्ण चाल चली जा रही थी, जिसका मकसद सिखों के बीच असंतोष भड़काना था। तो एक विदेशी हाथ होने की बात भी जोर शोर से उठाई जा रही थी। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि सरकार ने भी इस बड़ी साजिश की बात को माना, लेकिन पूरी जानकारी देने से परहेज किया। मतलब? बहस में सरकार की तरफ से मंत्री पी चिदम्बरम बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार अभी हर सवाल का जवाब नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि एक विशेष जांच दल यानी SIT एक बड़ी साजिश के मामले की जांच कर रही है। तो उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने का इंतजार करें। हाँ, लेकिन उनका एक बयान मुझे बहुत अजीब लगा जो हमारे सोर्स में है। कौन सा? उन्होंने कहा कि हमें साहसी पत्रकारों और पीठ में छुरा घोंपने वाले सहकर्मियों के साथ जीना सीखना होगा। एक मिनट, पीठ में छुरा घोंपने वाले सहकर्मी? एक मंत्री ये बात संसद में कह रहा है? हाँ, ये तो सीधे सीधे दिखाता है कि सरकार के अंदर ही अविश्वास और शक का माहौल कितना गहरा था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। एक तरफ ठक्कर कमीशन धवन पर शक कर रहा है, दूसरी तरफ सरकार का मंत्री अंदर के दुश्मनों की बात कर रहा है। ये दिखाता है कि उस वक्त एक तरह की पैरानोया या गहरा संदेह का माहौल था। उन्हें बाहरी ताकतों से भी खतरा था और अपने ही लोगों से भी। शायद इसी अंदरूनी कला और अविश्वास ने दंगों पर सरकार की प्रतिक्रिया को भी प्रभावित किया होगा। और ये प्रतिक्रिया सिर्फ संसद की बहसों तक सीमित नहीं रही। संसद के अंदर जो राजनीतिक तूफान चल रहा था, उसी वक्त बाहर सड़कों पर एक और कहीं ज्यादा खौफनाक तूफान आया हुआ था। हाँ, चलिए अब राजनीति के गलियारों से निकलकर जमीन पर हुए असर की बात करते हैं। और ये इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। इंदिरा गांधी की हत्या की खबर फैलते ही दिल्ली और भारत के दूसरे शहरों में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे। दंगे नहीं, हमारे पास जो रिपोर्ट है वो इन दंगों के लिए बहुत सख्त भाषा का इस्तेमाल करती है। हाँ, वो इसे चौथा घल्लूघारा यानी नरसंहार कहती है और इसे राज्य प्रायोजित जनसंहार हमला बताती है। ये बहुत भारी शब्द है, राज्य प्रायोजित। इसका क्या मतलब है? क्या सोर्सेस पर कुछ रोशनी डालते हैं? इसका मतलब है कि रिपोर्ट का ये मानना है कि ये सिर्फ भीड़ का गुस्सा नहीं था, इसे कहीं न कहीं सरकारी मशीनरी की तरफ से खुली छूट मिली हुई थी। मतलब पुलिस प्रशासन? हाँ, रिपोर्ट इस सवाल की ओर इशारा करती है कि क्या पुलिस प्रशासन और केंद्र सरकार के बीच न्याय प्रक्रिया को जानबूझकर धीमा करने के लिए कोई अनकहा समझौता था? इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम जानना चाहेंगे कि इतिहास के इस पल के बारे में आपकी क्या राय है। हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। तो आंकड़ों की बात करें तो सरकारी आंकड़े क्या कहते हैं? सरकारी आंकड़े कहते हैं कि लगभग 3,500 सिख मारे गए। और दूसरे स्रोत? जैसा कि हमारी रिपोर्ट में बताया गया है, ये संख्या 8,000 से लेकर 25,000 तक बताते हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये हजारों परिवार हैं जिनकी दुनिया एक झटके में उजड़ गई। और सबसे तकलीफदेह बात शायद ये है कि इन परिवारों को न्याय के लिए दशकों तक इंतजार करना पड़ा। अभूतपूर्व देरी हुई। 40 साल बाद भी मामले चल रहे हैं। ये हमारी न्याय व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा सवाल या निशान लगाता है। और शायद इसी दर्द को समझते हुए 2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने संसद में माफी मांगी थी। हाँ, उनके शब्द बहुत अहम थे। उन्होंने कहा था कि 1994 में जो हुआ वो हमारे संविधान में निहित राष्ट्र की अवधारणा का निषेध था। मतलब ये उस भारत की सोच के बिल्कुल खिलाफ था जिसकी बुनियाद हमारे संविधान ने रखी। इस पूरी त्रासदी के बीच में मुझे इंदिरा गांधी का अपना एक बयान बार बार याद आता है, जो उन्होंने अपनी मौत से ठीक एक दिन पहले दिया था। उन्होंने कहा था, अगर मैं देश की सेवा में मर भी जाऊं तो मुझे इस पर गर्व होगा। मुझे यकीन है कि मेरे खून की हर बूंद इस देश के विकास में योगदान देगी और इसे मजबूत और गतिशील बनाएगी। उनकी हत्या के बाद ये शब्द एक दुखद भविष्यवाणी की तरह लगते हैं।
तो इन सभी दस्तावेजों, इन बहसों और इन रिपोर्ट्स को एक साथ रख कर देखने पर हम क्या समझ पाते हैं? हम ये समझते हैं कि इंदिरा गांधी की हत्या सिर्फ एक प्रधानमंत्री का कत्ल नहीं थी। नहीं, ये एक ऐसा मोड़ था जिसने देश में राजनीतिक अविश्वास को बहुत गहरा कर दिया। सांप्रदायिक हिंसा का एक ऐसा भयानक दौर दिखाया जिसे भुलाया नहीं जा सकता। और इसने जवाबदेही और न्याय के लिए एक दशकों लंबे संघर्ष को जन्म दिया। ये दिखाता है कि कैसे राजनीतिक हिंसा की एक घटना एक राष्ट्र के भीतर ऐसी दरारें पैदा कर सकते हैं जो पीढ़ियों तक नहीं भरती। मैं इसमें एक और बात जोड़ना चाहूंगा। हाँ, बताइए। जब हम ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट पर हुई बहस और सरकार के जवाब को देखते हैं तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। एक तरफ अंदर के दुश्मन का शक और दूसरी तरफ बाहरी साजिश का डर। मुझे लगता है कि इन दोनों ने मिलकर एक ऐसा माहौल बना दिया जहां सरकार शायद लकवाग्रस्त हो गई थी। जब आप अपने लोगों पर भरोसा नहीं कर सकते और आपको हर तरफ दुश्मन नजर आते हैं तो एक मजबूत और निर्णायक कदम उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और शायद यही वजह है कि दंगों को रोकने के लिए जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो समय पर नहीं हुई। हाँ, ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये एक सिस्टम के फेल होने की कहानी भी है। ये एक बहुत अहम नुक्ता है। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते, इन दस्तावेजों में हम संसद में लीक हुई रिपोर्टों पर तीखी बहस देखते हैं। सरकार कहती है कि वो बड़ी साजिश का पूरा सच राष्ट्रीय सुरक्षा की वजह से नहीं बता सकती, और विपक्ष कहता है कि सरकार सच छिपा रही है। बिल्कुल। तो ये एक ऐसा सवाल खड़ा करता है जो आज 40 साल बाद भी उतना ही मौजू है। एक लोकतंत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा, जनता के जानने का अधिकार और सूचना को एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करने के बीच की वो महीन रेखा आखिर कहाँ खींची जानी चाहिए? अगर आप इतिहास की ऐसी ही सच्ची कहानियों को और जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट्स में बताएं क्या इतिहास की इन घटनाओं को हमारी आने वाली पीढ़ियों को पढ़ाया जाना चाहिए।